देश में लोकसभा चुनाव होने में साल भर से कम का वक्त बचा है। तीसरी बार सत्ता पाने के लिए बीजेपी और हैट्रिक लगाने के लिए पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भी एकजुट होकर बीजेपी को रोकने के लिए मोदी का काट ढूंढ रही हैं। बीजेपी कहती है कि मोदी को हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जबकि कर्नाटक चुनाव से उत्साहित विपक्ष कहता है कि विपक्षी पार्टियों की एकजुटता से मोदी को हराना मुमकिन है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के सामने विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या वाकई विपक्ष की एकजुटता मोदी को हरा पाएगी, या फिर साल 2014 और 19 की तरह ही ये विपक्ष का ख्याली पुलाव साबित होगा? 23 जून को पटना में सीएम नीतीश कुमार के घर पर मुख्य विपक्षी पार्टियों के नेताओं का जमावड़ा हुआ था, जहां पर इन दलों में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने और अगली बैठक शिमला में होने की सहमति भी बनी थी। लेकिन फिर सवाल वहीं का वहीं कि क्या मोदी को रोक पाना इन दलों के लिए मुमकिन है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और हम भी इस सवाल का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को देखने के बाद आप खुद जवाब दीजिए कि साल 2024 में कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई, जिसकी अगुवाई बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की। वही नीतीश कुमार जो कभी बीजेपी के खासम खास हुआ करते थे, लेकिन वक्त को कौन जानता है। वक्त के साथ पलटी मारने वाले नीतीश अब विपक्षी एकता के नायक की भूमिका में बीजेपी के सामने खड़े हुए। खैर, सीएम नीतीश के घर पर हुई इस बैठक में राजद नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा 15 पार्टियों के 32 नेता शामिल हुए थे। इन 32 नेताओं में कांग्रेस से राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी, शिवसेना यूटीबी के उद्धव ठाकरे, शरद पवार, एमके स्टालिन, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, लालू यादव, भगवंत मान, राघव चड्ढा और अखिलेश यादव जैसे तमाम नेता और पार्टी मुखिया शामिल हुए। विपक्षी पार्टियों की ये एकजुटता लोकसभा चुनाव में कितना कारगर होगी, ये जानने से पहले इन विपक्षी दलों की लोकसभा में सियासी ताकत के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। आप जानते हैं कि देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिनमें से इन सभी विपक्षी दलों की कुल सदस्य संख्या 200 से भी कम है। अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस ने साल 2014 में महज 44 और 2019 में करीब 50 सीटें ही जीत पाई थी। लेकिन फिर भी कांग्रेस और राहुल गांधी ये दावा करते हैं कि हम सब मिलकर बीजेपी को हराएंगे। दरअसल कांग्रेस और राहुल के इस दावे के पीछे कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुई वो जीत है, जहां हर 5 साल पर सत्ता बदलती रहती है। लेकिन लोकसभा चुनाव में भी ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश में होने वाले सभी आम चुनावों में मतदाताओं की प्राथमिकता और मुद्दे बदलते रहते हैं। फिलहाल विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद विपक्ष की तरफ से कहा गया कि साथ मिलकर चलने और चुनाव लड़ने पर सहमति बन गई है। फिलहाल विपक्ष का दावा कुछ भी हो, लेकिन राजनीतिक जानकार बताते हैं कि किसी के लिए भी कई दलों के साथ बैठक करना कोई बड़ी बात नहीं, जब तक कि उस बैठक में किए गए फैसलों का असर धरातल पर दिखाई न दे। विपक्ष की एकजुटता का असर धरातल पर दिखेगा, इसकी उम्मीद बेहद कम नजर आती है। अगर देश के राजनीतिक इतिहास पर गौर किया जाए तो इससे पहले भी तीसरे मोर्चे और महागठबंधन अस्तित्व में आए थे, लेकिन उनके नेताओं की महत्वाकांक्षाओं ने इसको सफल नहीं होने दिया। अगर मौजूदा हालातों पर गौर करें तो दबी जुबान से राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि कुछ मतभेद जरूर है, लेकिन हमने साथ मिलकर आगे बढ़ने का फैसला लिया है। कहने का मतलब साफ है कि अभी भी विपक्ष के एकजुटता की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है। इतना ही नहीं, विपक्ष के इस गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे नेता कांग्रेस के साथ चलने में अभी से ही असहज महसूस कर रहे हैं। एक कहावत है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कुछ ऐसा ही कथित गठबंधन के साथ भी होना शुरू हो गया है। विपक्षी दल अभी एक हो पाते इससे पहले ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी दिल्ली से जुड़े अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देगी
तो उनकी पार्टी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी और ना ही शिमला में प्रस्तावित विपक्ष की बैठक में शामिल होगी। खैर, अब हम बात करते हैं विपक्ष के उस फॉर्मूले की जिसके दम पर विपक्ष मोदी को हराने का सपना संजोए बैठा है। दरअसल ये पूरा फॉर्मूला ममता और नीतीश का है, जिसके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के फॉर्मूले का तड़का भी है। नीतीश का फॉर्मूला है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का एक ही कैंडिडेट खड़ा हो और बाकी सभी पार्टियां उस कैंडिडेट का समर्थन करें, जबकि ममता का फॉर्मूला है कि जो पार्टी जहां मजबूत है वहां वह अकेले चुनाव लड़े। कहने का मतलब जिस इलाके या जिस राज्य में जो भी पार्टी मजबूत है वहां पर बीजेपी के खिलाफ उसी पार्टी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़े और दूसरी पार्टियां उसकी मदद करें। नीतीश और ममता के फॉर्मूले के साथ कांग्रेस के खड़गे का सुझाव है कि अलग अलग राज्यों के मुद्दे भी अलग अलग हैं, लिहाजा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार करके चुनाव लड़ा जाए। फिलहाल अगर नीतीश और ममता के फॉर्मूले की बात की जाए तो इस फॉर्मूले का लागू हो पाना इतना भी आसान नहीं लगता और अगर विपक्षी पार्टियों की राय बन भी जाती है तो जरूरी नहीं कि उस राज्य या सीट का आम मतदाता भी गठबंधन के उम्मीदवार से इत्तेफाक रखता हो। खैर, विपक्ष की रणनीति कितना कामयाब हो पाएगी, विपक्ष का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस पर हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपनी कीमती राय कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।